नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में वाक़ फैज़ इलाही मस्जिद के अतराफ की गई इन्हदामी कार्रवाई। डीसीपी ने कहा अदालत की जानिब से स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया गया। जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर लिया हलफ। रियासत के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इन्हें हलफ दिलवाया। महाराष्ट्र कांग्रेस के नायब सदर हिदायतुल्लाह पटेल की मौत। नमाज पढ़कर निकल रहे थे उस वक्त इन पर चाकू से किया गया हमला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सर्दी और आलूदगी ने मुसाफिरों को मुश्किलात में डाल दिया है। शदीद सर्द मौसम, घनी धुंध से हजारों मुसाफिरीन परेशान। उत्तर प्रदेश के झांसी में जेवरात की दुकान पर मुंह ढककर खरीदारी की नहीं है इजाजत। दुकानदारों ने लागू किया नोटिस। राजस्थान के बीकानेर में बेनकामी ऊंट फेस्टिवल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बड़ी तादाद में सयाहों की आमद की उम्मीद। और अब खबरों की तफसील। दारुल हुकूमत दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। फैज़ इलाही मस्जिद के अतराफ आज सुबह उस वक्त गहमा गहमी देखी गई जब एमसीडी ने गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। ताज़ा तस्वीरों में बल्दियाती अमला नाजायज़ तामीरात हटाना शुरू कर रहा है, जबकि इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ये मुहिम अवामी मकामात को तजावुज़ात से आज़ाद कराने के लिए चलाई जा रही है। फैज़ इलाही मस्जिद के करीब जारी इन्हदामी कार्रवाई पर डीसीपी ने वजाहत देते हुए कहा कि इस मुहिम पर किसी भी अदालत की जानिब से स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया गया था। कार्रवाई के दौरान पथराव के वाक़यात पेश आए जिसमें 5 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए, जबकि हंगामा आराई के इल्ज़ाम में 5 अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में सूरत-ए-हाल काबू में है और अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे। एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज के साथ आए थे। तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी गया था। अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। लेट मी फिनिश। देन then MCD told कि वील गो विद एट द डेमोलिशन। तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है। कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल वहां से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहां स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश की कार्रवाई हुई है। रात में क्यों कार्रवाई की गई, दिन में क्यों नहीं की गई? किसने बोला? थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं उनका कहना। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज। सर, स्टोन पेल्टिंग केस में क्या कोई एफआईआर हुआ है? कोई डिटेन? वी हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर। 5 लोगों को हमने डिटेन किया है। 5 को डिटेन किया है। रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ है, मतलब कानूनी कार्रवाई करने में जो लोगों, मतलब पुलिस ऑफिसर्स को जो मतलब हिंड्रेंस किया, फिर राइटिंग का भी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब जो मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, वो भी सेक्शन हमने लगा।
दिल्ली के वजीर आशीष सूद ने फैज़-ए-इलाही मस्जिद के अतराफ जारी कार्रवाई पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद बिल्कुल महफूज है और किसी मजहबी मुकाम को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। अलबत्ता अतराफ में मौजूद नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वजीर के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से पथराव किया गया, जिस पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत ने अमन अमा बरकरार रखने और हालात को काबू में रखने का यकीन दिलाया है। ये बहुत गलत हुआ है। बच्चों को भड़काकर कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पथराव करने की कोशिश की, जिसमें कुछ लोग घायल हुए, उन पे कानूनी कार्रवाई हुई है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए और जो भी इसमें शामिल है उनकी पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। फैज़-ए-इलाही मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है। उसके इर्द गिर्द कानूनी जो व्यवस्था है उसके जो कानून सम्मत तरीके से व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे कार्रवाई हो रही है, उस पर कार्रवाई हुई है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो दोज पुलिस पर्सनल हु आर इंजर्ड आर बीइंग ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल्स। स्टोन पेल्टर्स आर आइडेंटिफाइड टू बी अरेस्टेड। देखिए ये बहुत और महाराष्ट्र के अकोला से खबर है, एक मस्जिद में चाकू से किए गए हमले में महाराष्ट्र कांग्रेस के नायब सदर हिदायतुल्लाह पटेल की मौत हो गई है। वो नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे कि हमलावर ने इन पर हमला किया। शदीद जख्मी हालत में इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इनका इंतकाल हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। शाहजहांपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। हाईवे पर पेश आए एक सड़क हादसे के बाद मौलाना तौकीर रजा के बेटे के नाम से मंसूब गाड़ी से मंशियात बरामद होने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद तलाशी के दौरान गाड़ी से मुश्तबा मंशियात मिली, जिसके बाद फरमान रजा को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और मंशियात की नौइयत और मिकदार से मुतालिक मजीद तफसीलात सामने आने का इंतजार है। क्या घटना हुई थी? आज तिलहर बरेली हाईवे पर एक एक्सीडेंट की सूचना मिली। मौके पे जब पुलिस गई तब पता चला कि एक वरना गाड़ी ने बस को पीछे से टक्कर मारी है। वहां पर एक युवक बैठा था। नाम पता पूछने पर उसने खुद का नाम फरमान बताया, जो कि तौकीर रजा का पुत्र है। उसे पूछताछ के लिए थाने पे लाया गया। गाड़ी की तलाशी की गई। गाड़ी में से एक बैग बरामद हुई। जब हमने बैग की तलाश की तब उसमें से संदिग्ध एक सफेद रंग की जो पुड़िया होती है वो मिली है। हमने उसके और जानकारी करनी चाहिए, उसे पूछा तो उसने बताया कि ये जो पदार्थ है वो क्रिस्टल है। उसने ये पदार्थ व्यक्तिगत यूज के लिए अपने पास रखा था। साथ ही में वो इस्तेमाल करने के लिए उसने एक सिरिंज भी रखी हुई थी। उसे आगे मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। आगे जो वैधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। जी मैम, क्या घटना हुई थी? और पटना से बड़ी अदालती खबर है। जस्टिस संगम कुमार साहू ने आज पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। रियासत के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इन्हें हलफ दिलवाया। इनकी तकर्रुरी से अदालत के इंतजामी और अदालती उमूर में नई क़यादत की शुरुआत होगी। हलफ बर्दारी की तकरीब में मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। I, Sangam Kumar Sahu, having been appointed Chief Justice of the High Court of Patna, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability and knowledge, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that
I will uphold the Constitution and the laws, the Constitution and the laws. उत्तर प्रदेश के झांसी में जेवरात के बाजार में दुकानदारों ने दुकानों पर नोटिस लगा दिए जिनमें ग्राहकों से खरीदारी के दौरान चेहरा खुला रखने की अपील की गई है। ज्वेलर्स का कहना है कि फैसला सिर्फ सिक्योरिटी और चोरी की रोकथाम के लिए किया गया है, जिसके इब्तदाई असरात बाजार में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में जेवरात की दुकानों पर नोटिस ने सबको परेशान कर दिया है। झांसी के ज्वेलर्स ने अपनी दुकानों पर नोटिस लगा दिया है कि दुकान में खरीदारी करते वक्त ग्राहकों को अपना चेहरा खुला रखना पड़ेगा। दुकानदारों का कहना है कि यह कदम इन्होंने सेफ्टी के मद्देनजर रखा है। मामला ये है कि जो बोर्ड जो लगाया है कि जो आदमी लोग आते हैं लेडीज वगैरह, जैसे मान लो वो कुछ पहन के आए तो उनका रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है, तो उसके लिए किया गया है। क्योंकि जितने भी कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी बेकार हैं, अगर जब वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएंगे, कोई सामान चला गया तो सब बेकार है। मुकामी ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर के मुताबिक इस अपील के नतायज आने लगे हैं। लोग खरीदारी करते वक्त अब मुंह खोल कर ही आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगाकर क्या फायदा अगर कैमरे में चेहरा ही कैद ना हो। कुछ चोरी हो गया तो हम कैसे पहचानेंगे। कोई हमारा कस्टमर आता है वो हमारा सम्मानीय कस्टमर होता है और जो ग्राहक होता है वो हमारा देवता समान होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में कि उसका आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि वो व्यक्ति कौन है, तो हम लोग उनसे कहते हैं कि आपसे आग्रह है आप थोड़ी देर के लिए चेहरा खोल लीजिएगा और फिर सामान देखिएगा। जिसमें हम लोगों ने केवल यह पंपलेट सुरक्षा की दृष्टि से लगाए हैं और उस सुरक्षा की दृष्टि से वह काम हमारा पूरा भी हो रहा है। ज्वेलर्स इस बात पर जोर देते हैं कि इकदाम सिर्फ चोरी की रोकथाम के लिए है और इसका मकसद किसी खास बिरादरी, मजहब या रिवायती अमल के लिए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त सर्दी और आलूदगी ने मुसाफिरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शदीद सर्द मौसम, घनी धुंध और ख़राब हवा के म्यार के दरमियान हज़ारों मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेनों के इंतज़ार में वक्त गुजारने पर मजबूर है। कई मुसाफिर कंबल ओढ़े फर्श पर बैठे नज़र आ रहे हैं तो कई बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी से बचाने की कोशिशें की जा रही है। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनों की ताख़ीर, प्लेटफॉर्म पर मुनासिब बैठने और गर्माइश के इंतजाम की कमी ने इनकी परेशानियों को मजीद बढ़ा दिया है। आलूदगी के बायस सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी शिकायत भी सामने आ रही है। ख़ासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये सूरत हाल ज़्यादा तकलीफदेह बन गई है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि सर्दी और आलूदगी के पेश नज़र इजाफी सहूलत जैसे आर्जी शेल्टर, गर्म पानी और तिब्बी इमदाद के इंतजाम किए जाए ताकि सफ़र करने वालों को कुछ राहत मिल सके। दिल्ली में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन लगभग पटना में भी ठीक ठाक सर्दी है, लेकिन यहाँ थोड़ा पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है। पटना में बहुत अच्छा है, साफ सुथरी हवा है। यस, पोल्यूशन ज़्यादा है। हम तो जा रहे हैं मुंबई, दिल्ली से आए हुए हैं तो इधर घूमने के लिए। इधर बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ठंडी है। इधर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इधर बहुत ज़्यादा ठंडी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में पोंगल की धूम नजर आ रही है। त्यौहार करीब आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। खासतौर पर नौबियाता जोड़ों के लिए रिवायती तोहफ़ की खरीदारी जोरों पर है। पीतल और तांबे के बर्तनों की दुकानों पर खासी भीड़ देखी जा रही है, जहां खानदान अपने पहले पोंगल की तैयारियों में मसरूफ है। पोंगल जो फसल की कटाई का अहम त्यौहार है, इस साल 14 जनवरी से यहाँ पर शुरू हो रहा है। पोंगल त्यौहार बिल्कुल करीब है। तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के अराल इलाके में नौबियाता जोड़ों के लिए रिवायती तोहफ़ की फरोख्त उरूज पर है। तमिलनाडु में फसल की कटाई के त्यौहार के दौरान तोहफ़ के तबादले की रिवायत को मनाने के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इन दिनों बर्तन की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। नौबियाता जोड़े के खानदान जो अपना पहला पोंगल मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो पीतल और तांबे के बर्तन और दीगर रिवायती तोहफ़ देते हैं, जिसके चलते बाजारों में भीड़ में इजाफा देखा जा रहा है। என் மகள் திருமணம் முடிஞ்சு 7 மாசம் ஆகுது. அவங்களுக்கு தலைப்பொங்கல் சீர்வரிசை கொடுக்கறதுக்காக ஜாமங்கள் எடுக்க வந்திருக்கோம் ஏரலுக்கு, திசைமலையில இருந்து. கல்யாணம் முடிஞ்சு 6 மாசம் ஆயிருச்சு. இது தலைப்பொங்கல் எங்களுக்கு. தலைப்பொங்கலுக்கு பொங்கலுக்கு தேவையான அவ்வளவு சீர்வரிசை எடுக்கிறதுக்கு நாங்குநேரில இருந்து இங்க வந்திருக்கோம். பொண்ணு தஞ்சாவூர்ல இருந்து பொருள் எடுக்காம இங்க வந்து எடுக்கிறாங்க. அவ்வளவு விலை மலிவா இருக்கு எல்லாம்। ताजिरों का कहना है कि गिफ्ट आइटम्स की ऊंची कीमतें,
फरोख्त पर कदरे असरअंदाज हो रही है, लेकिन त्यौहार से ऐन कबल मांग बढ़ सकती है। பொங்கல் பண்டிகை சிறப்பாக விற்பனை நடைபெற்று இருக்கு. அதுக்கு தேவையான பொங்கல் பானை இவரை மொத்தம் சீர்வரிசை பத்திரங்களை வாங்குறதுக்கு ஆட்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க. पोंगल तमिलनाडु में फसल की कटाई का एक बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार सूरज के शुमाल की तरफ हरकत और फसल की कटाई के मौसम की निशानदेही करता है। ये 4 रोजा त्यौहार तमिल सकाफत, ज़राई रिवायात और खानदानी इज्तिमात से जुड़ा है। इस साल ये त्यौहार 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर जन सुनवाई का प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस मौके पर अवाम ने इनको दरपेश मसाइल को पेश किया। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल की समाअत की। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल को हल करने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज से श्रीलंका के 2 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये दौरा इत्तेहादी ममालिक के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के बुनियादी मकसद के साथ हो रहा है। इस दौरे के दौरान उपेंद्र द्विवेदी सीनियर फौजी लीडरों के साथ तबादला ख्याल भी करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की एक अदालत में हत्या इज्जत केस की समाअत अब 19 जनवरी को होगी। अदालत ने राहुल गांधी को हत्या इज्जत के मुकदमे में अपने सामने पेश होने के लिए तलब किया है। मुद्दई और बीजेपी लीडर विजय मिश्रा के जरिए गवाह रामचंद दुबे की जिरह मुकम्मल हो गई है। राहुल गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर। यह वाक़या तकरीबन 8 साल पुराना है। यह वाक़या कर्नाटक असेंबली इंतखाबात मुहिम के दौरान अमित शाह पर राहुल गांधी के तबसरों से मुताल्लिक़ है। माननीय राहुल गांधी जी का मुकदमा आज साक्ष्य हेतु एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 17 के यहाँ नियत था। साक्षी रामचंद्र दुबे का क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ। कंप्लेनेंट यानी परव्यादी विजय मिश्रा की तरफ से अवगत कराया गया। अब उन्हें कोई साक्ष्य नहीं देना है। मामले में 19 जनवरी 2026 अगली तिथि अग्रिम कार्रवाई है सुनिश्चित की गई है। आज राहुल गांधी जी का मुकदमा माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में लगा हुआ था और उसमें हमारी तरफ से गवाह रामचंद दुबे को पेश किया गया। रामचंद दुबे से डिफेंस काउंसिल द्वारा जिरह की कार्रवाई पूरी की गई और अब फाइल जो है 313 में 19/1/2026 को माननीय न्यायालय ने नियत किया है। 19 तारीख को राहुल गांधी जी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। गुजरात के वडोदरा में एक MSME यूनिट ने जौहरी रिएक्टरों के खर्च शुदा ईंधन के महफूज ज़ख़ीरे के लिए खुसूसी रैक तैयार करने का दावा किया। कंपनी के मुताबिक यह मुल्क में पहली मुकम्मल तौर पर देसी मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे दरामदात पर इन्हिसार कम और ज़र मुबादला की बचत मुमकिन होगी। ये रैक तमिलनाडु के कोडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को रवाना किए जा चुके हैं। वडोदरा गुजरात में एक MSME यूनिट ने जौहरी रिएक्टरों से खर्च शुदा ईंधन को जखीरा करने के लिए स्टोरेज रैक तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि हिंदुस्तान में मुकम्मल तौर पर तैयार होने वाला ये पहला यूनिट है। ये प्रोडक्ट स्पेंट फ्यूल स्टोरेज रैक है। जो स्पेंट फ्यूल वो होता है जो रिएक्टर में रिएक्शन ख़त्म होने के बाद जिसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है, वो आगे स्टीम जनरेट करने के कैपेबल नहीं होता है, तो उसको निकाल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है उसका, तो उसको कई सालों से तक उसको स्टोर करना पड़ता है, तब तक कि रेडिएशन लेवल वो पब्लिक में जाने के लायक क्या है, उसको डिसमेंटल करने लायक नहीं हो, और ये लगभग 30 से 40 साल का साइकिल होता है। स्टोरेज रैक यहाँ तैयार किया गया है और इसे तमिलनाडु के कोडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भेज दिया गया। ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जो कि 100% रशियन टेक्नोलॉजी से बना है, रशिया ने बनाया है। वो हज़ार मेगावाट के वहाँ 2 यूनिट हैं। उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलेगा वो उसमें स्टोर होगा, और ये कुडनकुलम कन्याकुमारी के नज़दीक तमिलनाडु में है। कंपनी का कहना है कि मुकामी तौर पर तैयार किए गए स्टोरेज रैक से ज़र मुबादला के खातिर ख्वाह बचत होगी, क्योंकि पहले ऐसे रैक बैरून मुल्क से दरामद किए जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
राजस्थान के बीकानेर में बेनुकामी ऊंट फेस्टिवल की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। सहरा की सकाफत और रिवायत की झलक पेश करने वाले इस त्यौहार में ऊंटों की दिलकश सजावट, बाल तराशने के मुनफरिद फन और शानदार कारीगरी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। मुल्क व बैरून मुल्क से आने वाले सयाह इन मुकाबलों और ऊंट के करतब देखने के लिए बीकानेर पहुंचते हैं। राजस्थान में जल्द ही बैनुल-अक़वामी ऊंट फेस्टिवल शुरू होने वाला है। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले इसके लिए खास तौर पर तैयारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से सयाहों की एक बड़ी तादाद हर साल ऊंटों के हैरत अंगेज करतब और रक्स को देखने के लिए बीकानेर का रुख करती है। इनके बाल तराशने का फन और ऊंटों के मुनफरिद सजावट इस फेस्टिवल को खास बनाती है। ऊँट है वो यहाँ पे कैमल फेस्टिवल में विजेता हो, तो इसलिए हम कई 30-35 दिनों से पीछे काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, कैमल फेस्टिवल के लिए। और 11 महीने हमारी यही कोशिश रहती है कि पीछे कोई पुरानी चीज़ देखें या कोई नष्ट हो रही है, विलुप्त होती हुई चीज़ लाके इस पे रख करे, जब सबके सामने आए वो उसको बचाया जाए किसी तरह। वो चीज़ हम बना रहे हैं उसको पहले देख लेते, थोड़ा शुरू से 11 महीने ये काम चलता है, फिर थोड़ा और बनाते टाइम उसको देख लेते, तो फिर वो दिमाग में ऐसे चलता रहता है कि इस तरफ से ऐसे करना है, उस तरफ से ऐसे। सहरा के वक्त में ऊंटों के चरवाहों ने इस रिवायत को जुनून में बदल दिया। वो कैंची का इस्तेमाल करते हुए अपने जानवरों पर शानदार फनपारे बनाने के लिए मेहनत करते हैं और लोग इसको देखकर खुश होते हैं। हम ऊंट फरकटिंग में भाग लेते हैं हर साल, पिछले 20-22 सालों से हम इसमें भाग लेते हैं। हमारे 3 पीढ़ियों से काम चलता आ रहा है, पहले दादाजी करते थे, फिर पिताजी, और अब हम रोज 3 जने लगे हुए हैं इसमें। पिछली 7 तारीख को हमने ये काम स्टार्ट किया था। लगभग 30 से 35 दिन इसमें तैयार करने में लग जाते हैं पूरे। आने वाले पर्यटकों और उनको खुशी होनी चाहिए। हमारा तो बस ये शौक है, हमें इनाम से कोई मतलब नहीं है। मिलता है तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उसमें भी कोई मुश्किल नहीं। और जितने भी इसमें चित्र हमने अंकित किए उन सब में हर एक जो जीव है उसकी एक विशेषता है, वो सभी उस ऊंट में भी होनी जरूरी है। ऊंट पालने वाले भी इस त्योहार का सारा साल इंतजार करते हैं। ऊंटों पर बनाए गए ये मुनफरिद फनपारे यहाँ बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। महकमा सेहत भी इस मुकाबले के लिए खुसूसी तैयारियां करता है। इसके प्रतियोगी 1 महीना पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, और शायद मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई कागज पे इतने अच्छे से नहीं उकेर पाता होगा जितना वो ऊंट की पीठ के ऊपर और ऊंट के ऊपर जो है चित्रकारी को उकेरते हैं और अपनी कला का परिचय देते हैं। इस साल बीकानेर में 9 से 11 जनवरी तक 3 रोजा बैनुल-अक़वामी ऊंट फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें बड़ी तादाद में सयाहों की आमद मुतवक्का है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ज़मीन नहीं बल्कि अब हवा में आलू की काश्त हो रही है। ये सुनने में अजीब लगता है, मगर हरियाणा के करनाल ज़िले के शामगढ़ गांव में ये हकीकत बन चुका है। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ग़िज़ाई अज्जा बराह रास्त जड़ों तक पहुंचाकर बगैर मिट्टी के आलू उगाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ बीमारियों का ख़तरा कम हो रहा है बल्कि पैदावार भी बेहतर हो रही है। इस नई तकनीक से किसानों की तरबियत और आलू की नई इक़साम की तैयारी भी की जा रही है। आलू आमतौर पर जमीन में उगाए जाते हैं, लेकिन ये सोचना फितरी है कि क्या आलू हवा में लटकते हुए उगाए जा सकते हैं। अब ये हो रहा है। हरियाणा के करनाल जिले के शामगढ़ गांव में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आलू उगाया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए बारीक स्प्रे की शक्ल में ग़िज़ाई अज्जा बराह रास्त जड़ों तक पहुँचाए जाते हैं। फसलों को उगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत न होने के अलावा ये तकनीक मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों को रोकने में भी मदद देती है, जिससे फसल बेहतर होती है। रहे हैं उसमें अब क्या है कि खेतों में लगाने की वजह से बार बार वही क्रॉप लगाने की वजह से बहुत ही ज्यादा पेस्ट डिजीज इन्फेस्टेशन जो है हमारे सॉइल में अब पाया जाने लगा है। जैसे कि स्कैब हो गया पोटैटो का, उसमें ये काफी समस्या बढ़ती जा रही है। तो इन चीजों को जो है हमारा एरोपोनिक्स जिसे हम बोलते हैं, विदाउट द यूज ऑफ सॉइल इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, मतलब कि भाप की तरह मिस्ट की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करके रूट जोन्स में, और वहां पे जो है सीड प्रोडक्शन का कार्य एरोपोनिक्स के माध्यम से हम सेंटर पे कर रहे हैं। ये इदारा किसानों को आलू की काश्त के लिए इस तकनीक को अपनाने की तरबियत भी फराहम कर रहा है, ताकि इस तकनीक के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग आलू की पैदावार कर सकें। प्रायर जो चीज है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ टिश्यू कल्चर लैब है
जो कि भारत सरकार से एक्रेडिटेड है। वहाँ पे हम CPRI से कल्चर ट्यूब लाके हम प्लांट्स बनाते हैं, जिसे आप आलू की पौध भी कह सकते हैं। उस पौध को फिर हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं अपने एरोपोनिक्स यूनिट में। यहाँ पे ट्रांसप्लांट करने के बाद पश्चात तकरीबन आप मान के चलिए कि 70-75 दिन के बाद से हमारी मिनी ट्यूबर की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और हम हार्वेस्टिंग करते हैं। 90 दिन तक हम यहाँ से मिनी ट्यूबर हार्वेस्ट करते हैं। इदारे ने आलू की एक नई किस्म कुफरी उदय भी तैयार की है। इसकी खासियत यह है कि ये जल्द पकता है, यकसा और आला किस्म के आलू पैदा करता है और तकरीबन बीमारी से पाक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।